चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं जो जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों में कॉमन है। ज्यादातर टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट के हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस के कॉमन टॉपिक्स हैं। ऐसे ही एक कॉमन टॉपिक है जो दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस में भी। ठीक है, तो जीएस में इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन आमतौर पे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीएस में जो टीचर हैं वो पॉलिटी पढ़ाते तो हैं लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्किप कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हिस्ट्री वाला टीचर पढ़ा देगा और हिस्ट्री वाले टीचर सोचते हैं कि पॉलिटी वाला पढ़ा देगा, तो उसी में वो टॉपिक रह जाता है। तो ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो ये जीएस में भी काम आ जाता है और ऑप्शनल में भी काम आ जाएगा। फिर ये इसके लिंक्स जीएस में भी चले जाएंगे, तो वहां से भी जीएस के स्टूडेंट्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत में या भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो जो भी भारत में संवैधानिक विकास हुआ वो मेनली 1858 से 1858 से लेकर के 1935 तक हुआ है। ठीक है, 1935, 1858 से 1935। और जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आजादी के बाद का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेस्ड है ज्यादातर मामलों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है। तो हमें पहुंचना है GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि आज का कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 75 to 80% किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर डिपेंड कर रहा है। और हम ये जानते हैं, देखिए, कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट: द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। हमें जो पढ़ना है वो 2 चीजों का डेवलपमेंट पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्य पालिका, और दूसरा लेजिस्लेचर या जिसको विधायिका बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम होता है बने हुए लॉस को, बने हुए कानूनों को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित क्रियान्वित करना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में इनफैक्ट 2 तरीके के एक्ट्स लाए गए थे। ठीक है, इसको बाइफरकेट करिएगा और लिखिएगा। दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 3 बार ऐसा हुआ जब एक्ट्स बनाए गए, किससे रिलेटेड? गवर्नमेंट से रिलेटेड, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका के डेवलपमेंट को लेकर के जो डेडिकेटेड एक्ट्स पास हुए थे वो 3 बार पास हुए हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर इसके बाद कार्यपालिका के विकास को लेकर के, एग्जेक्टिव के डेवलपमेंट को लेकर के अगला एक्ट जो बना वो बहुत जमाने बाद आया। फिर सीधे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919। और तीसरी बार जब आया तो ये फुल एंड फाइनल था। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1858, 1919 और 1935 में 3 बार कानून बने, 3 बार कानून बने। ठीक है, और ये तीनों कानून, इससे हुआ क्या, ये किसके लिए बने, किसके लिए कानून आए थे, किस चीज के डेवलपमेंट के लिए, सरकार के कार्य पालिका के विकास के लिए। तो ये डेडिकेटेड कानून थे। अब ये कानून बना कौन रहा है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट बना रही है, वहां से बनकर हमारे लिए आ रहा है। ठीक है ना। तो ये तीनों कानून डेवलपमेंट ऑफ एग्जेक्टिव ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में कार्यपालिका का विकास, ब्रिटिश भारत में कार्यपालिका का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्जेक्टिव ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में कार्यपालिका यानी सरकार, कार्यपालिका का विकास। ठीक है, एक पार्ट ये हुआ। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश इंडिया में, वो डेवलपमेंट था लेजिस्लेचर का, यानी कि विधायी का, लेजिस्लेचर। और हम ये जानते हैं कि लेजिस्लेचर में कानून जो बनता है ना, वो 2 लेवल पे बनते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका। तो 2 तरीके का डेवलपमेंट आता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो जो दूसरे तरीके के कानून इंग्लैंड की पार्लियामेंट से ब्रिटिश इंडिया के लिए पास हुए, वो कानून किससे जुड़े हुए थे, डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेचर से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। जैसे यहां पे लिखिएगा, acts related to the development of legislatures during the British India, ब्रिटिश भारत में विधायिका के विकास से संबंधित, विधायिका के विकास से संबंधित अधिनियम, the acts related to the development of legislatures during the British India। तो ये डेवलपमेंट हमें बताएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर हमारा कैसे बना। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि केंद्रीय विधायिका हमारी जो है, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर ये बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है।
और बाई कैमरल का मतलब होता है दो हाउस, ठीक है ना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस जो हमारा है वो राज्यसभा है और जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है। तो ये राज्यसभा और लोकसभा का बनना हमारे कंट्री में कैसे हुआ, मतलब कैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा बनी है, क्या ना, ये चीज हमें देखना है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, हालांकि इस ये टॉपिक ना बहुत फैक्चुअल, बहुत बोरिंग है, तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना, पढ़ने का मन करता है ना पढ़ाने का और लेकिन हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, पढ़ना तो है ही है, क्योंकि ना इससे ऑप्शनल में क्वेश्चन आए ना आए, जीएस में आएगा, प्री में भी नहीं, मेंस में भी आता है। जीएस प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं, खास तौर पे 1909, 1919, 1935 के एक्ट्स पे बनता ही बनता है क्वेश्चन। लेकिन वो अटक तब जाता है मामला जब ये दो टीचर्स के बीच का हो जाता है कोल्ड वॉर, कि कौन पढ़ाएगा ठीक है ना। तो जीएस वाला टीचर सोचेगा, हिस्ट्री वाला, कि पॉलिटी वाले पढ़ा देंगे, क्योंकि टॉपिक ही दरअसल पॉलिटी का है। देखिए, लेजिस्लेचर का डेवलपमेंट हो या एग्जेक्टिव का डेवलपमेंट हो, मुद्दा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना, तो हिस्ट्री को क्या लेना देना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, ऐसा हिस्ट्री वाले टीचर सोचते हैं। पॉलिटी वाले क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि यूं ही तो डेवलप नहीं हो रहा है, इसके लिए नेशनल मूवमेंट भी जुड़ा हुआ है इसमें, तो लिहाजा ये हिस्ट्री का टॉपिक है तो हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएगा, जो भी है हमारा काम चल जाएगा। ये क्लासेस के लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूंगा, तो वहां पर जीएस के स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा और आप लोगों को तो मिल ही रहा है। अब देखिए, इंडिया काउंसिल्स एक्ट या इंडियन काउंसिल्स एक्ट जब बने, उसको हम लोग बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो जब भी आप बोलेंगे काउंसिल्स एक्ट, तो वो लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े एक्ट्स होंगे, कि कैसे हमारे कंट्री में हमारा लोकसभा और राज्यसभा बना है। तो लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाएं, जैसे यूपी विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा, तो विधानसभाएं कैसे बनी। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर ये दो चीजों के लिए है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय धारा सभा, केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय धारा सभा, और प्रांतीय विधानसभाएं या प्रांतीय विधायिकाएं, प्रांतीय विधायिकाएं, ठीक है। तो एक तरीके के जो एक्ट्स आए वो इंडिया में या ब्रिटिश इंडिया में किसके विकास के लिए थे, लेजिस्लेचर, और एक तरीके के जो एक्ट्स आए वो किसके डेवलपमेंट के लिए आए, एग्जेक्टिव के डेवलपमेंट के लिए, कार्यपालिका के विकास के लिए। और दूसरे तरीके के एक्ट्स जो आए वो विधायिका के विकास के लिए आए। मतलब कैसे सरकार का मैकेनिज्म बना, सरकार, ब्रिटिश इंडिया में सरकार का मैकेनिज्म कैसे बना, और ब्रिटिश इंडिया में ही लॉ मेकिंग बॉडीज का इमरजेंस और डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो सरकार का डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया में हुआ उसको हम लोग बोलते हैं, तीन अधिनियम आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1858, 1919 एंड 1935। ये तीन कानून जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमको बना के दिए, तो ये ब्रिटिश इंडिया में सरकार के डेवलपमेंट के लिए था, और बाकी के जो कानून उन्होंने हमें दिए वो हमारे यहां लेजिस्लेचर के डेवलपमेंट के लिए था, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसमें एक्ट्स जो आए वो लिखिएगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट,
1861 भारत परिषद अधिनियम 1861, परिषद है ना, काउंसिल, तो ये लेजिस्लेचर के डेवलपमेंट के लिए है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। फिर दूसरा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। और तीसरा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो ये तीन एक्ट्स या अधिनियम ये लेजिस्लेचर के लिए थे, और पहले वाले तीन जो हमने लिखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, तो ये एग्जीक्यूटिव के डेवलपमेंट के लिए थे। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इन एक्ट्स में ओवरलैपिंग होगा, सो देयर वाज अ फेयर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, फेयर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग है, मतलब जो भारत सरकार के लिए आए हैं कानून, उसमें कुछ कुछ चीजें लेजिस्लेचर की भी हैं, और जो लेजिस्लेचर के लिए आए हैं उसमें कुछ कुछ चीजें सरकार की भी हैं, तो ओवरलैप करेगा एकदम। 100% सेपरेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। 100% आप इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ओवरलैप ये रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा इसमें। और इसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया या ऑफ इंडिया की शुरुआत हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पर से रूल खत्म कर दिया गया, और इंडिया को हैंडओवर कर दिया गया, अटैच कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन से। और जब क्राउन से अटैच किया गया तो इंडियंस को बोला गया कि अब आप लोग महारानी विक्टोरिया की प्रजा हैं। इंडिया वाले अब महारानी विक्टोरिया की प्रजा हो गए। अभी तक कागज पे ही सही कम से कम मुगलों की प्रजा थे, और अंतिम मुगल सम्राट, द लास्ट मुगल एम्परर वाज नेम्ड Bahadur Shah II Zafar. So before this act was passed and given to the Indians, Government of India Act 1858, Indians were the subject of the Mughal emperor, though he was the emperor only in name, but still on paper he was the emperor of Hindustan, Shahenshah-e-Hindustan, Bahadur Shah II Zafar. But because of his involvement and participation in the Great Revolt of 1857, Bahadur Shah II Zafar was arrested, tried, and deported from British India to Burma. And 6 or 7 years later down the line, Badshah passed away there. तो 1858 में मुगल बादशाह, या यूं कह लीजिए शहनशाह ए हिंदुस्तान का पोस्ट खत्म कर दिया गया। अब कोई शहनशाह हिंदुस्तान नहीं है, अब है मल्लिका ए हिंदुस्तान। और वो मल्लिका कौन है? मल्लिका विक्टोरिया है। तो जो इंग्लैंड का क्राउन था या क्राउन थी विक्टोरिया, अब वो इंडिया की भी क्राउन बन जाएंगी, रूलर बन जाएंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पर से रूल खत्म किया गया और इंडिया को हैंडओवर कर दिया गया, अटैच कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन से। और महारानी विक्टोरिया को इंडिया की महारानी या साम्राज्ञी बोलते हैं ना हिंदी में, सम्राट और साम्राज्ञी, किंग एम्परर एंड क्वीन एम्प्रेस। सो क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया, she was also declared as the Queen Empress of India when India was handed over to, or when India was attached to the British Crown.
तो पहला एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जहां से शुरू होता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको लिखिएगा अलग से। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अभी कुछ लिखिएगा नहीं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक मत लिखिएगा। भारत क्या लिखा? भारत शासन अधिनियम, हिंदी में भारत परिषद नहीं, परिषद नहीं, शासन, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1858। पूरा स्ट्रक्चर इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल हायरार्की को दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पद सोपान क्रम, हायरार्की। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो है द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन है। या एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं, वरना फिर मेरे को हिंदी करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अलग से फिर हिंदी नहीं हो पाएगा। फ्लो चार्ट बनने के बाद पैराग्राफ होता है तो हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। फिर ब्रिटिश ताज सबसे ऊपर, ठीक है। और ब्रिटिश ताज 1858 में कौन है? क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, मल्लिकाए विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया हो जाती हैं। इंग्लैंड में तो है ही है ये। अब इंडिया में, मतलब इंडिया में यहां पर हमारे यहां, ये तो लंदन में, इंग्लैंड में, इनका रिप्रेजेंटेटिव अब इंडिया में होगा। और अब रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाएगा दी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हो जाएगा द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इन काउंसिल। सब परिषद, हिंदी में लिखिएगा सब परिषद भारत का वॉइस रॉय, सब परिषद भारत का वॉइस रॉय। ठीक है, अब ये वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है? वॉइस रॉय का मतलब होता है महाराज या महारानी का रिप्रेजेंटेटिव। तो वॉइस रॉय जो भी होगा, इस वक्त वॉइस रॉय है लॉर्ड कैनिंग। ये पहला वॉइस रॉय है, ये इंडिया का पहला वॉइस रॉय है। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वॉइस रॉय, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट ईवर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। अब कैनिंग किसका रिप्रेजेंटेटिव है? विक्टोरिया का। तो किसके लिए आंसरेबल होगा? विक्टोरिया के लिए आंसरेबल होगा, उत्तरदायी, आंसरेबल टू द क्वीन विक्टोरिया। लेकिन देखिए, अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्वीन विक्टोरिया से होते हुए, यानी क्राउन से होते हुए वॉइस रॉय, यहां तक, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट है ये कहलाएगा इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत सरकार या भारत की सरकार, इंडिया गवर्नमेंट। लेकिन एक समस्या, समस्या यहां पर यह है कि जो
ब्रिटिश क्राउन है वो हमारे राष्ट्रपति के जैसे है, यानी कि नाम मात्र का नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जेक्टिव, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान। तो ये नॉमिनल है, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जेक्टिव, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान, ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। तो फिर अगर ये नॉमिनल हेड है कार्यपालिका का, सरकार का, तो रियल हेड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 को कैसे पढ़ते हैं? दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the prime minister to assist the president of India। तो वैसे ही इंग्लैंड में पढ़ते that there should be a council of ministers headed by the British prime minister to assist the crown। तो इसका मतलब यह है कि क्राउन की मदद के लिए एक सरकार होगी, मंत्री परिषद होगी। तो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होगा। तो फिलहाल जो क्राउन है अभी 2024 में, आज कौन सी तारीख है? 28 हो गया, 27, 28 हो गया, हो 28 मई 2024। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने जीजा है ऋषि सुनक, उनकी जो पत्नी है वो यहां की है, जो इन्फोसिस वाले हैं ना, नारायण मूर्ति, उनकी बेटी है, नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन अपनी बहना है। तो वो जीजा हो गए ऋषि सुनक, तो हमारे दामाद हैं, काचा बादाम दामाद। तो अभी और जो क्राउन है इस वक्त, वो इंग्लैंड का जो क्राउन है, एम्पेरर है चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड। और अभी चार्ल्स थर्ड कुछ महीने पहले ही बना है, और इसके पहले चार्ल्स थर्ड की अम्मा थी बूढ़ा, वो थी एलिजाबेथ सेकंड। तो एलिजाबेथ सेकंड गुजर गई, तो उनका बेटा चार्ल्स थर्ड क्राउन बन गया। तो इसका मतलब है ये तो हेरिडिटरी है, ये तो हेरिडिटरी है ना। तो इंग्लैंड में राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, अभी भी वंशानुगत है, हेरिडिटरी है। चार्ल्स थर्ड मरेगा तो उसका बेटा, दो बेटे हैं उसके, विलियम और हैरी, तो बड़ा बेटा विलियम है, तो विलियम क्या बन जाएगा? ब्रिटिश क्राउन बन जाएगा। तो वहां पर हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट है। हमारे यहां राष्ट्रपति का पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। England is a democratic country, but England is not a republic because of hereditary head of the state। ठीक है, तो आपके हमारे पासपोर्ट पे, जैसे मेरा पासपोर्ट है, बस पासपोर्ट है, घूमने आज तक नेपाल भी नहीं गया बना के रखा हुआ हूं कई साल से, ये सोच के कि कभी शायद घूमने का मौका मिलेगा। नेपाल भूटान की भी नौबत नहीं आई है ना, लेकिन पासपोर्ट है हाँ? नहीं, नेपाल तो बता रहा हूं कि वो तो कई कंट्रीज में अब नहीं लगता है ना, नेपाल में नहीं लगता, भूटान में पता नहीं मेरे को। नेपाल गए? हाँ तभी मैं तो बताइए वहां भी नहीं गया, गुरु रह गया, चला चीनी हो गया, नेपाल विदेश घूम आया नहीं अभी मैं यही रह गया लेकिन ठीक है चलिए। तो पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है देख के, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब होता है, इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्राध्यक्ष,
राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो भी हैं होंगे वो हेरिडिटरी है, मतलब इनका बेटा बेटी नहीं आगे बढ़ेगा राष्ट्रपति के पोस्ट पे, लेकिन इंग्लैंड में हेरिडिटरी है। ठीक है, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो है लॉर्ड पामर्स्टन, लॉर्ड पामर्स्टन है। तो अब वॉइसरॉय जो है ना वो तो इंडिया में है, और वॉइसरॉय कलकत्ते में है, कैलकटा। वॉइसरॉय कहां रह रहा है? कैलकटा। 1911 तक कैलकटा, फिर 1911 के बाद कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा कैलकटा टू दिल्ली, और दिल्ली में एक नया एरिया ये लोग सेलेक्ट करेंगे, न्यू दिल्ली। तो फिर वॉइसरॉय कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कलकत्ता से न्यू दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसमें बाद में आते हैं। अब ये लॉर्ड पामर्स्टन की गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट, मंत्रालय टाइप का एक डिपार्टमेंट बनाया, और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया इंडिया डिपार्टमेंट। इंडिया डिपार्टमेंट, भारत विभाग। इंडिया डिपार्टमेंट या भारत विभाग, हिंदी में लिखते रहिएगा ना, इंडिया डिपार्टमेंट या भारत विभाग। इसका प्रधान हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन काउंसिल, सपरिषद, सपरिषद भारत सचिव। इसका प्रधान भारत विभाग, जिसका प्रधान सपरिषद भारत सचिव, सपरिषद भारत सचिव, हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इतना बड़ा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऐसा करिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल। काउंसिल क्यों? क्योंकि उसको मदद करने के लिए लोग चाहिए ना, तो वॉइसरॉय का भी काउंसिल है और सेक्रेटरी का भी काउंसिल है, भारत सचिव। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1909, नहीं 1918, 18 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो जब हम अभी इसको मत लिखिए, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं तो दो लोग हैं ना, तो जो मॉन्टेग्यू है वो भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड है वाइसरॉय। वैसे ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, तो मॉर्ले कौन है? सचिव है, और मिंटो वाइसरॉय है। कर्जन राइजले, राइजले कर्जन, तो राइजले सेक्रेटरी है और कर्जन वाइसरॉय है। तो तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में पहले कौन रखा गया है? सचिव। ठीक है ना, मॉर्ले मिंटो पहले कौन नाम है? सचिव का है। इसका मतलब बड़ी अथॉरिटी कौन है? प्रोटोकॉल में बड़ी अथॉरिटी सचिव है, भारत सचिव। तो भारत सचिव वॉइसरॉय से बड़ी अथॉरिटी है प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब ये जो भारत सचिव है ये कंट्रोल करेगा किसको? वॉइसरॉय को। कंट्रोल्ड दी वॉइसरॉय। और जो पहला सचिव था, भारत सचिव था, वो था स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले पहला भारत सचिव था। ठीक है ना, तो जो इंडिया गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट में दो लोग हैं, विक्टोरिया और कैनिंग। इंडिया गवर्नमेंट में विक्टोरिया और कैनिंग है। अब जो इधर का स्ट्रक्चर है, इंडिया डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस गवर्नमेंट को बोल रहे हैं होम गवर्नमेंट, गृह सरकार। होम गवर्नमेंट या गृह सरकार। होम गवर्नमेंट
या गृह सरकार है ये। तो क्या समझ में आया इतने स्ट्रक्चर में आपको, इस पूरे डिस्कशन में क्या समझ में आया? कौन किसके कंट्रोल में है? इंडिया गवर्नमेंट होम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या होम गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? सोच के बोलिएगा। चलो नेपाल घूम के बताओ। होम गवर्नमेंट के अंडर में है इंडिया गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। क्योंकि वॉइसरॉय किसके कंट्रोल में है? वॉइसरॉय खुद सेक्रेटरी के कंट्रोल में है और विक्टोरिया नाम की है। तो इसका मतलब जो होम गवर्नमेंट है वो किसके कंट्रोल में है? सॉरी, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो किसके कंट्रोल में है? होम गवर्नमेंट के कंट्रोल में। होम गवर्नमेंट है लंदन में और इंडिया गवर्नमेंट है कैलकाटा में। तो कैलकाटा वाली इंडिया गवर्नमेंट लंदन वाली होम गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? मतलब जो भारत में अंग्रेजी सरकार थी वो किसके कंट्रोल में थी? लंदन की होम गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। मतलब इंडिया गवर्नमेंट को तो कोई अधिकार है ही नहीं। इंडिया गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट यूं समझ लीजिए, इंडिया गवर्नमेंट पपेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पपेट है। किसके हाथ में? होम गवर्नमेंट के हाथ में पपेट है। और पॉलिटी में इसको बोलते हैं यूनिटरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक संघ, ये संघात्मक नहीं है। देखिए पॉलिटी में दो टर्म्स आते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी स्ट्रक्चर, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो इसलिए मैंने बोला ये पॉलिटी का टॉपिक है एक्चुअली। इसमें हिस्ट्री का डायमेंशन ही नहीं। कहां हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हिस्ट्री वाले टीचर्स बोलते हैं, पॉलिटी वाले बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। जिसका भी टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो यूनिटरी का मतलब यह होता है कि जब सारी ताकत एक सरकार के हाथ में सिमट जाए। और फेडरेशन का मतलब होता है जब सरकार में दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर हो। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अभी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। इंटरेस्टिंग मजे की बात यह देखिए, हमारे कंट्री में अभी की हम बात करें 2024 की, आजादी के बाद की बात, कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? कहां से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ताकत ड्रॉ करती है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो our constitution is the source of authority of the central government. And what is the source of authority of UP government? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। पहले आप सही बोले फिर कंफ्यूज हो गए। यूपी गवर्नमेंट की भी अथॉरिटी का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही है। हमारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं लेती हैं, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेती हैं। इसी को बोलते हैं फेडरेशन। फेडरेशन। लेकिन फिर फेडरेशन में भी दो स्ट्रक्चर, दो मॉडल होता है, क्वाजी फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। ये फंडामेंटल्स हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 12 क्लास 11 वाली एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान कार्य ऐसा करके है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें दिया हुआ है। तो जब फेडरेशन होता है और फेडरेशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में पावर ज्यादा है तो क्वाजी फेडरेशन है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में पावर ज्यादा झुका हुआ है तो कॉन्फेडरेशन है। अर्धसंघीय और परिसंघीय, संघात्मक, क्वाजी फेडरेशन, क्वाजी फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन।
तो क्वाजी फेडरेशन मींस व्हेन अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी इज इंक्लाइंड मोर इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and less in favor of state governments. That form of federation is called quasi-federation. But there is another form of federation within which, when power is inclined more towards the state governments instead of central government, that form of federation is what we known as confederation. ठीक है ना? तो संघ में दो संरचनाएं, अर्धसंघीय और परिसंघीय। अर्धसंघीय का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी ज्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अथॉरिटी कम है, ठीक है। और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर है और स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादा पावरफुल है, तो वो कॉन्फेडरेशन होता है। फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन एंड क्वाजी फेडरेशन, ये फंडामेंटल्स, मतलब मुझे इतना ही पता है, थोड़ा थोड़ा काम चलाने भर का बस पता है, ज्यादा नहीं पता है। एग्जाम्पल तो हमारा ही कंट्री है क्वाजी फेडरेशन, और कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स को ठीक ठाक पावर दिया गया है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना फेडरेशन, क्वाजी फेडरेशन है, क्योंकि हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो कंट्री जब कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है ना, डाइवर्सिटी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत रखना पड़ेगा, वरना इंडिया के बिखरने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्वाजी फेडरेशन इंडिया है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जहां ज्यादा पावर है वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कॉन्फेडरेशन की तरफ झुका हुआ है, और इंडिया क्वाजी फेडरेशन की तरफ झुका हुआ है। तो इस पूरे डिस्कशन में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट, लिखिए, भारत सरकार रिमेंड अंडर द कंट्रोल ऑफ होम गवर्नमेंट। भारत सरकार गृह सरकार के नियंत्रण में कार्य करती थी। भारत सरकार गृह सरकार के नियंत्रण में काम करती थी। मतलब जो कैनिंग है, इंडिया का वाइसरॉय, वो किसके कंट्रोल में है? स्टैनली के कंट्रोल में है। स्टैनली लंदन में है, वो होम गवर्नमेंट का पार्ट है, और वाइसरॉय इंडिया में है, वो इंडिया गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। ये तो यूनिटरी, इसको, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। ये फेडरल नहीं है। फेडरल क्या होना चाहिए? फेडरल तब होता है जब पावर बटा हुआ हो। यहां पावर नहीं बटा हुआ है, पावर ग्रैब किया गया, कैप्चर कर लिया गया। इंडिया में जितना, इंडिया गवर्नमेंट के पास जितना पावर है वो कैप्चर्ड है। किससे कैप्चर्ड है? होम गवर्नमेंट से कैप्चर्ड है। तो जब आप इस एक्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, वो इंटरेस्टिंग होता है। तो इसमें लिखिएगा आगे, अधिनियम का परीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट, अधिनियम का परीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट। पहला, ब्रिटिश भारत की सरकार पूर्ण रूप से एकात्मक सरकार थी, और इसके अतिरिक्त
इस सरकार का चुनाव भारत के लोगों ने नहीं किया था। इस सरकार का चुनाव भारत के लोगों ने नहीं किया था। और वायसरॉय और वायसरॉय भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं, क्या बोलते हो, आंसरेबल, हाँ उत्तरदायी। वायसरॉय, चलिए लिखिए, वायसरॉय भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं था, आंसरेबल नहीं था। तो ना तो हमने वॉइसरॉय को चुना और ना वॉइसरॉय हमारे लिए आंसरेबल है। वॉइसरॉय आंसरेबल है विक्टोरिया के लिए, हमारे लिए नहीं। तो लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आंसरेबल है किसके लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए आंसरेबल है, ठीक है ना, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और उन सवालों का उन्हें जवाब देना पड़ता है। सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और लोकसभा में जो जाते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में हम चुन के भेजते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट। जैसे अभी जो इलेक्शन चल रहा है, 6 राउंड हो चुका है, तो 6 चरणों का जो चुनाव चल रहा है, ये किस लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए थोड़ी ना हो रहा है। ये तो रॉन्ग एजम्पशन है ना। ये तो पॉलिटिशियंस बता देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री चुनिए, प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, जो सरकार से हमारे बिहाफ पर सवाल पूछेंगे लोकसभा में और कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम जो इलेक्शन करवा रहे हैं, ये एक्चुअली लोकसभा इलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा इलेक्शन है। आम लोगों के बीच में क्या है वो छोड़िए, आपको यह समझना है कि ये इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का नहीं है। और अगर इसको ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, तो ये गलत प्रोजेक्शन है, सरासर गलत है ये, क्योंकि फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनिए, तो गलत है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम लोकसभा मेंबर्स चुनने का ये इलेक्शन करवा रहे हैं। और उसमें से जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कॉलिजन जो होगा, तब सरकार बनेगी ना, फिर वो बात की बात होती है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लोकसभा इलेक्शन का, इंडिया के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ना तो हमने वॉइसरॉय को चुना और ना वॉइसरॉय हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसा गवर्नमेंट है, यूनिटरी, पावर शेयर्ड नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। दूसरा लिखिएगा, भारत का वॉइसरॉय न केवल प्रशासन चलाने के लिए अधिकृत था, भारत का वॉइसरॉय न केवल प्रशासन चलाने के लिए अधिकृत था, बल्कि कानून बनाने के लिए भी, बल्कि कानून बनाने के लिए भी। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है,
इसको यूं समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चलाएं और वो ही कानून भी बनाए, तब तो बड़ा ऑड हो जाएगा। एक ही आदमी जो सरकार चला रहा है वही आदमी कानून बनाने लगेगा, फिर तो भारी मुसीबत हो जाएगी। तो फिर चेक एंड बैलेंस नहीं रह जाएगा ना, चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोग कानून बनाते हैं और कुछ लोग सरकार चलाते हैं। जो कानून बनाते हैं वो लेजिस्लेचर है और जो सरकार बनाते हैं वो एग्जीक्यूटिव है। यहां क्या है, दोनों एक ही आदमी है। जो सरकार चला रहा है एग्जीक्यूटिव, वही कानून बना रहा है यानी कि लेजिस्लेचर। बात समझ में आ रही है ना? जो सरकार चला रहा है वायसरॉय, वही कानून भी बना रहा है। मतलब मेरा वचन ही है शासन। मतलब मैं सरकार भी चलाऊं और मैं ही कानून भी बनाऊं। इसका मतलब है यहां अभी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिवीजन नहीं है, सेपरेशन नहीं है। एक ही आदमी सरकार भी है और वही लेजिस्लेचर भी है, वही एग्जीक्यूटिव भी है, वही लेजिस्लेचर भी है। यही इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? As such, there was no separation between the executive and the legislature. The person who was responsible to run the executive was also responsible to frame and pass the laws. तो ऐसे तो डेमोक्रेसी नहीं होता है, ये तो डिक्टेटर होता है। डिक्टेटोरियल हो गया ना, कि जो आदमी सरकार बना रहा है, सर चला रहा है, वही आदमी कानून बना रहा है। तो ये तो मोनार्की जैसा हो गया। राजा लोग होते थे कि राजा लोग सरकार भी चलाते थे और राजा ही लोग कानून भी बना देते थे। तब राजा लोग भौकाल मारते थे, मेरा वचन ही है शासन। वो बाहुबली वाली लेडी थी ना, क्वीन जो थी, क्या थी उनका क्या? नहीं, राजमाता क्या, शिवगामिनी देवी। तो राजमाता देखा बाहुबली मूवी? राजमाता होती, उसमें एक लेडी होती, शिवगामिनी देवी होती, वो बोलती है मेरा वचन ही है शासन। तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन इस समय वॉइसरॉय वही है, राजमाता शिवगामिनी है वॉइसरॉय। जो कैनिंग है वो शिवगामिनी की तरफ बिहेव कर रहा है, सरकार भी चला रहा है और वही कानून भी बना दे रहा है। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, लिखिए वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद, वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद, वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य हैं, 4 लोग हैं। वॉइसरॉय के अलावा 4 लोग हैं। जैसे मान लीजिए, ये बनाइएगा नहीं, ये वॉइसरॉय है, तो उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो ये वॉइसरॉयज काउंसिल है, इसमें 4 लोग हैं। वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका 2 काम हो जाएगा, सरकार भी चलाना और कानून भी बनाना। जब ये लोग सरकार चलाएंगे तब कहेंगे इसे इनर सर्कल, इनर सर्कल। तो इनर सर्कल, और जब ये कानून बनाएंगे तब इसे बोलेंगे आउटर सर्कल। इनर सर्कल, आउटर सर्कल। लिखिए इसको बाइफरकेट करके, हिंदी में वैसे लिखिएगा, इनर सर्कल आउटर सर्कल। इसका हिंदी बहुत मुश्किल है, बड़े दिमाग पे जोर डालने पे आता है। छोटे छोटे दिमाग में जोर डालो, छोटे दिमाग पे, ऐसे डायरेक्ट लिखो। कुछ चीजों का ट्रांसलेशन हमेशा नहीं किया जाता है, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। इनर सर्कल, आउटर सर्कल।
अगर इसको ट्रांसलेट कर दोगे ना तो आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त हो जाएगा, लेकिन वो बेकार हो जाएगा, फिर पूरा एसेंसी खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही उलट जाएगा फिर। तो इनर सर्कल, वायसरॉय के काउंसिल का इनर सर्कल, ये सरकार चलाएगी, ठीक है, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के प्रशासन का संचालन, भारत के प्रशासन का संचालन। और आउटर सर्कल, कानून पारित करना, अधिनियम या कानून पारित करना, कानून बनाना, टू पास द लॉज। ठीक है, तो वॉइसरॉय है और 4 लोग हैं, वही सरकार भी चला रहे हैं और वही लोग कानून भी बना दे रहे हैं। तो जिससे मान लीजिए मैं वॉइसरॉय हूं और ये 4 लोग हैं, ये अब जब हम बैठ करके सरकार चला रहे हैं तो हम क्या बना देंगे, इनर सर्कल, और जब हम ही लोग बैठ करके कानून बनाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे, आउटर सर्कल। ठीक है, तो यहां एक गड़बड़ी ये है, एक गड़बड़ी ये है कि जब इतने 4 लोग कानून बना रहे हैं तो पीपल ऑफ इंडिया का क्या, पीपल ऑफ इंडिया का लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन 0 है, 0 पार्टिसिपेशन है। अभी देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी सरकार जब कोई कानून बनाती है ना, कानून बनाने के लिए सरकार को बिल लाना पड़ता है, और बिल लोकसभा और राज्यसभा में से लाया जाएगा, वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जब भी कानून बनाना होगा तो पहला काम बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, सरकार बिल लगवाती है, और फिर उस बिल पे डिस्कशन, विधेयक बोलते हैं, विधेयक पे चर्चा होगी, फिर उस पे वोटिंग होगी, फिर वो पास होगा, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, फिर वो पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाके बनेगा एक कानून, एक्ट। लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि देखिए हम विधेयक लगाने जा रहे हैं, आप लोग सजेस्ट करिए। तो माई जीओवी, माई गोव पे मोदी जी बोलते हैं ना कि आप लोग अपना रिकमेंडेशन भेज दिए, हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, रिकमेंडेशन लीजिए। तो जैसे फार्म फार्म लॉज लाए गए थे ना, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस लेना पड़ गया था, रिपील करना पड़ा ना, फार्म फार्म लॉज पास किए गए और रिपील भी करना पड़ गया। क्यों रिपील करना पड़ा, क्योंकि पास करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्कशन नहीं कराया था किसानों के बीच में, वो सीधे इंट्रोड्यूस करके पास करा दिया गया था, उस पर चर्चा ही नहीं कराई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वहां गलती हो गई थी सरकार से, चर्चा डिस्कशन होना चाहिए हमेशा। लॉ मेकिंग में लोगों का विल, लोगों का विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी सही मायनों में डेमोक्रेसी होता है। अगर लोगों की इच्छा कानून बनाने में नहीं झलक रही है तो फिर वो कानून बेकार है। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा बिल लगाने के पहले सजेशन इनवाइट करती है कि आप लोग सजेस्ट करिए, हम ये बिल लाने जा रहे हैं, हम ये बिल लगाएंगे लोकसभा या राज्यसभा में, आप लोग पहले इस पे अपनी सलाह दीजिए। तो फिर हम लोग सलाह, बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देते हैं, फिर उसके बाद तब उन सलाहों को रिकमेंड करते हुए, लेते हुए, कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकसभा या राज्यसभा में बिल लगाती है। फिर बिल पे डिस्कशन होगा, फिर वो कमिटीज में जाएगा, फिर तरह तरह के प्रोविजंस होते हैं। तो लेकिन यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, वॉइसरॉय की इनर सर्कल सरकार चला रही है और वॉइसरॉय का आउटर सर्कल कानून बना दे रहा है, लोगों का क्या, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया में
शून्य जन भागीदारी, कानून निर्माण की प्रक्रिया में शून्य जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द लॉ मेकिंग प्रोसेसेस वाज जीरो। ठीक, तो ये जो कानून आया ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए था और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और इंडिया को अटैच कर दिया गया क्राउन से। और फिर इंडिया को लेकर के दो गवर्नमेंट है, सोचिए, एक होम गवर्नमेंट और एक इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट। लेकिन जो इंडिया में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है वो कहां से कंट्रोल्ड है? होम गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है। यानी कि सरकार दो दो सरकार है, होम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कंट्रोल्ड है कहां से? होम गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, यानी कि यूनिटरी यूनिटरी है, एकात्मक सरकार है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो ये पहला कानून था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सिलसिले में। दूसरा कानून आएगा, वो लिखिएगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, प्रथमतः तो इस अधिनियम के द्वारा, प्रथमतः तो इस अधिनियम के द्वारा वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में एक पांचवां सदस्य जोड़ा गया, जो कि लीगल प्रोफेशन, लीगल व्यवसाय, कानूनी, जो कि लीगल प्रोफेशन या कानूनी व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति होगा। लीगल प्रोफेशन लिखिएगा, लीगल प्रोफेशन या कानूनी व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति होगा, मतलब वकील होना चाहिए वो, लीगल प्रोफेशन, ठीक है, मतलब लॉ का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो अभी तक वायसरॉय के कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहां पे देखिए कितने मेंबर हैं? 4। वायसरॉय है और 4 मेंबर हैं, और इस बार पांचवा जोड़ दिया गया। तो ड्रॉ नहीं करिएगा, वायसरॉय 1, 2, 3 और 4, और ये जोड़ दिया गया पांचवा मेंबर, हु वाज टू बी अ जेंटलमैन ऑफ लीगल प्रोफेशन। पर्सन या जेंटलमैन ऑफ, ऐसा बोलते हैं थोड़ा सम्मान दिखाने में, जेंटलमैन ऑफ लीगल प्रोफेशन। काहे का जेंटलमैन? सब अंग्रेज से खून चूसने वाले, इसलिए मैंने जेंटलमैन नहीं लिखा वहां पे, जानबूझ के बदल दिया, पर्सन ऑफ लीगल प्रोफेशन किया है। ये पांचवा है। ये सिंचन ज्यादा लग रहा है जेंटलमैन ऑफ लीगल प्रोफेशन कम लग रहा है। ठीक, पांचवा सदस्य आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा
वायसरॉय को यह शक्ति प्राप्त हुई कि प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियम बना सके, संचालन के लिए नियम बना सके। तो 1861 में वायसरॉय को यह राइट मिला कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने हिसाब से रूल्स इंडिया में बना सकता है। तो वायसरॉय ने क्या किया कि इस पावर का इस्तेमाल करके क्रिएट कर दिया, अभी लिखा रहा हूं, रुके रुके अभी मत लिखिएगा, क्रिएट कर दिया पोर्टफोलियो, मंत्रालय बना दिए, डिफेंस पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो, होम पोर्टफोलियो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो, रेलवे पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बनाया गया, मतलब मंत्रालय। तो पहली बार इन ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में पोर्टफोलियो कब बने? 1861 में बने पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो जैसे वायसरॉय एक ही आदमी है ना, तो उसके पास बहुत काम हो जा रहा है, तो वायसरॉय ने सोचा कि विदेश मंत्रालय वाला काम इनको दे देता हूं, होम अफेयर्स इनको दे देता हूं, डिफेंस इनको, रेलवे इनको दे देता हूं। तो क्या बांटना शुरू कर दिया? पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, मंत्रालय बांटे जाने लगे। तो ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री ये कब आ रहा है? 1861 में आ रहा है। ये जीएस प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछता है ऐसे इस तरह का। आगे लिखिएगा इसमें, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वायसरॉय ने भारत में कैबिनेट गवर्नमेंट की नींव रखी। कैबिनेट बांटे जाने लगे, कैबिनेट पोर्टफोलियो, कैबिनेट गवर्नमेंट की, कैबिनेट सरकार की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट। विधि निर्माण के लिए, विधि कानून, विधि या कानून निर्माण के लिए वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। और उसमें कम से कम 6, उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे।
कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 लोग हो सकते थे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है 1861 में। इनर सर्कल है तो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इनर सर्कल सरकार चला रही है। इनर सर्कल सरकार चला रही है। अब चूंकि कैबिनेट पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सरकार चलाने के लिए वायसरॉय ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर सकता था, मंत्री बना सकता था, पोर्टफोलियो दे सकता था, कैबिनेट पोर्टफोलियो। तो इस समय ठीक है इनर सर्कल जो है वो इसमें अब हो जाएंगे 15 मंत्री, 15 मेंबर्स, 15 सदस्य। तो अब इनर सर्कल अब ये बड़ा हो रहा है ना, इनर सर्कल में 15 लोग आ गए। अब ये 15 लोग मिनिस्ट्री रन करेंगे, मिनिस्ट्री रन करेंगे। और जो आउटर सर्कल कानून बनाती है, आउटर सर्कल, इसमें और लोग बढ़ जाएंगे। अब अगर आउटर सर्कल कानून बनाएगी तो मिनिमम कितना, डिकोरम कितना है, मिनिमम कितने होने चाहिए, 6 लोग होने ही होने चाहिए। अगर 6 से कम है तो वो लोग कानून नहीं बना सकते। ठीक है, तो नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12। ठीक है, तो अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए कि जो इनर सर्कल है ये आगे चलकर एग्जेक्टिव बनेगा, कार्यपालिका। सरकार चला रहे हैं ना, तो इनर सर्कल क्या बन रहा है, एग्जेक्टिव में डेवलप कर रहा है। और आउटर सर्कल किस में डेवलप कर रहा है, लेजिस्लेचर में डेवलप करेगा। यही आउटर सर्कल आगे चल के लोकसभा और राज्यसभा बनेगा। और जो इनर सर्कल है ये गवर्नमेंट एग्जेक्टिव बनेगा। ये समझ में आ रहा ना। तो और ये दोनों किसका पार्ट है, वायसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। वायसरॉय सुप्रीम है, लेकिन वायसरॉय के कार्यकारिणी परिषद में देखिए यहां पे कितने लोग हैं, वायसरॉय 4 और एक लीगल प्रोफेशन वाला 5। ये तो है ही है, ये छोड़ दीजिए, ये तो है ही है। इनके अलावा अब इनर सर्कल में 15 लोग हैं, वो तो वायसरॉय की मदद करने के लिए। ये 15 मंत्री हैं, ये 15 लोग मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। और ये जो 6 और 12 हैं ये कानून बनाने के लिए अलग है। तो सरकार चलाने वाले 15 लोग अलग हैं और कानून बनाने वाले कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 लोग अलग हैं। तो ये अब यहां हमें हल्का फुल्का वो डिवीजन दिखाई दे रहा है, किसका, फेंट डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पहली बार हमें 1861 में धुंधला सा विभाजन दिखाई दे रहा है कार्यपालिका और विधायिका का। क्योंकि ये जो आगे डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा, लिखेगा ना इसको, एग्जेक्टिव लिखना नहीं, ये एग्जेक्टिव में डेवलप करेगा। और ये जो डेवलप करेगा ये डेवलप करेगा लेजिस्लेचर में। कैसे, वो आगे देखते हैं। इतने में कोई डाउट, यह है बहुत टेक्निकल और बहुत माथापच्ची वाला भी है, इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। तो वायसरॉय की काउंसिल में 5 लोग वो वायसरॉय के कार्यालय में है, ऑफिस में है। और 15 लोग कैबिनेट में हैं और 6 लोग कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 12 लोग कानून बनाने के लिए हैं।
और ये दोनों ही इनर सर्कल आउटर सर्कल किसका एक्सटेंशन है? इसी का एक्सटेंशन है। वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सटेंशन है इनर सर्कल और दूसरा एक्सटेंशन है आउटर सर्कल। ठीक है, आगे लिखिएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट, अधिनियम का पर्यवेक्षण। अब इसमें नेशनलिस्टिक फीलिंग हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, भूल जाइएगा नेशनल मूवमेंट, है ना। नेशनल मूवमेंट के हिसाब से मत सोचिएगा अभी इसमें, आज के टॉपिक में, आज कल परसों जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, इसमें नेशनल फीलिंग मत लाइएगा, नेशनलिस्टिक फीलिंग। सिर्फ इसको पॉलिटिक्स के नजरिए से, यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नजरिए से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नजरिए से देखिएगा, तो तब जाकर के दिखेगा आपको पॉजिटिव, नहीं तो पॉजिटिव दिखेगा ही नहीं। अगर इसको नेशनल मूवमेंट से जोड़ने लगेंगे तो पॉजिटिव नहीं दिखेगा। तो अभी फिलहाल के लिए, अगले 2-3 लेक्चर के लिए एकदम न्यूट्रल हो जाइएगा, और अब ढूंढते हैं इसमें पॉजिटिव। क्या क्या चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, क्या बेहतर, पहले से क्या बेहतर हो रहा है। देखिए, पहला बेहतर यह हुआ कि वॉइसरॉय का पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। अभी तक तो 5 ही लोग कर रहे थे, 4 या 5 लोग कर रहे थे, अब 15 लोग अलग हैं सरकार चलाने के लिए, और 6 से 12 लोग हैं कानून बनाने के लिए। तो वॉइसरॉय ने जो सारी ताकत अपने हाथ में सिमेट रखी थी, वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड हुई है। तो ये एक पॉजिटिव चीज हमें यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिखिएगा। सीमित स्तर पर ही सही, परंतु सीमित स्तर पर ही सही, परंतु वॉइसरॉय की शक्तियों का, वॉइसरॉय की शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन का बोलेंगे, विकेंद्रीकरण। वॉइसरॉय की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। दूसरा, अच्छा एक सवाल बताइए, जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में ना हो, मीटिंग में ना हो, सेशन में ना हो, 3 सेशन होता है ना, पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, कौन कौन सा? विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो और इमरजेंसी हो कानून बनाने की, तो क्या प्रोविजन है? ऑर्डिनेंस पावर। सरकार क्या कर देगी? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर देगी, लेकिन उससे 6 महीने के भीतर फिर बाद में पास कराना पड़ जाएगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। यही है ना। ये कब आया? ये भी आया ये 1861 में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द वायसरॉय। तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस पास करने का पावर वायसरॉय को मिला 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। तो लिखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द वायसरॉय।
वायसरॉय को अध्यादेश, देखो, वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई जब भी आउटर सर्कल सत्र में ना हो, जब भी आउटर सर्कल सत्र में, सेशन में, सत्र में ना हो। ठीक है, और लिखिए पोर्टफोलियो भी तो बट रहा है ना, तो सब पोर्टफोलियो की शुरुआत भी यही हो रही है, तो बिगिनिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तंत्र, सरकार में पोर्टफोलियो तंत्र का प्रारंभ यहीं पे हुआ। सरकार में पोर्टफोलियो सिस्टम या पोर्टफोलियो तंत्र का प्रारंभ यहीं पर हुआ। ठीक, ये तीन पॉजिटिव चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी नेगेटिव हैं। क्या नेगेटिव है? देखिए, जैसे इनर सर्कल हो या आउटर सर्कल हो, फाइनली ये किसका एक्सटेंशन है? वायसरॉय का ही तो एक्सटेंशन है ना, उसकी काउंसिल का ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब अभी भी सारी ताकत वायसरॉय के ही हाथ में है, थोड़ा सा हल्का सा बस डिसेंट्रलाइज्ड हुआ है। लेकिन इनर हो या आउटर सर्कल, ये वायसरॉय की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही एक्सटेंशन थे। एक नेगेटिव ये दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव वाले कॉलम में लिखिएगा अभी भी वायसरॉय के हाथों में अत्यधिक शक्तियां संकेंद्रित थी। अभी भी वायसरॉय के हाथों में अत्यधिक शक्तियां संकेंद्रित थी। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए अभी की बात करें हम, कि लोकसभा राज्यसभा ने कानून बनाया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में वायसरॉय क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आउटर सर्कल ने कानून बनाया, कम से कम 6, ज्यादा से 12 लोग बैठे और उन्होंने कानून बनाया और वायसरॉय को पसंद नहीं आया, तो वायसरॉय क्या कर देगा? वीटो कर देगा। तो अगर वायसरॉय ने वीटो कर दिया तो कानून लागू नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। तो अभी भी पूरी ताकत तो वायसरॉय ने अपने हाथ में रखी हुई है। वीटो, कोई भी कानून बना, वायसरॉय ने वीटो कर दिया, कहानी खत्म। क्या ना? तो देखिए, वायसरॉय के पास वीटो शक्तियां विद्यमान थी। ठीक है,
और देखिए, जैसे वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस विधेयक लाना है तो वॉइसरॉय की मर्जी है, वो ऑर्डिनेंस लाने के लिए वॉइसरॉय आउटर सर्कल से कंसल्ट नहीं करेगा। वॉइसरॉय का जब मन तब वो ऑर्डिनेंस ले आएगा, कंसल्ट करने की वॉइसरॉय को जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसल्टेशन नहीं होगा। आज क्या होता है, कंसल्टेशन होता है, बिना कंसल्टेशन के नहीं हो पाएगा। लेकिन वॉइसरॉय कंसल्ट ही नहीं करना है उसको, वो आउटर सर्कल से कंसल्ट करेगा ही नहीं, उसकी मर्जी है, बॉस है, जो करना चाहे वो करेगा वॉइसरॉय अभी भी। तो लिखिए, वॉइसरॉय की वीटो शक्ति, नहीं वीटो नहीं, विधेयक, विधेयक पास, विधेयक की शक्ति नहीं, विधेयक क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, ऑर्डिनेंस, विधेयक ही ना, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं इसको हमेशा, क्या बोलेंगे बताइए, विधेयक ही तो बोलते हैं ना, ये पॉलिटी का हिंदी मेरे को नहीं आता था। अध्यादेश, हाँ, विधेयक कुछ तो, विधेयक क्या हुआ, जो भी हुआ यहां पे अध्यादेश है बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द वॉइसरॉय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति आउटर सर्कल से सलाह मशविरा पर निर्भर नहीं करती थी, आउटर सर्कल से सलाह मशविरा करने पर निर्भर नहीं करती थी। आउटर सर्कल से सलाह मशविरा करने पर निर्भर नहीं करती थी। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हो गए और नेगेटिव्स हो गए। तो पहला जो एक्ट है 1858, वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। ये एक्ट लेजिस्लेचर, ये मेनली आउटर सर्कल इनर सर्कल से जुड़ा हुआ है, कानून बनाने वाले पार्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जो अगला एक्ट आएगा देखिए सीरीज में, वो फिर लेजिस्लेचर के लिए ही आएगा। ठीक है, एक हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा हो गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसके बाद अगले नंबर पे क्या आ रहा है ईयर वाइज, 92 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएगा। फिर ये काउंसिल वाला अभी चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद सीधे 1919 में आएगा और फिर उसके बाद 1935 में आएगा। इस बीच में काउंसिल्स एक्ट आएंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। यह अधिनियम पूर्ण रूप से विधायी, भारत में विधायी पूर्ण रूप से एक मिनट रुको रुको, हिंदी में रुको। यह अधिनियम पूर्ण रूप से भारत में, पूर्ण रूप से भारत में विधायी परिषदों के
शक्तियों, कार्यों और संगठन शक्तियों, कार्यों और संगठन से जुड़ा हुआ था। मतलब इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, ये सिर्फ लॉ मेकिंग के लिए कानून आया था, सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग के लिए। तो अभी तक देखिए, वायसरॉय की आउटर सर्कल में कानून बनाने के लिए कितने लोग थे? कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12। अब बढ़ा दिया जाएगा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के आउटर सर्कल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। और कुल सदस्यों में से 40% कुल सदस्यों में से 40% नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए। कुल सदस्यों में से 40% गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल्स, गैर सरकारी होने चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से वो सरकार से जुड़े नहीं होने चाहिए, लोग गैर सरकारी होने चाहिए। तो 40% ऑफ टोटल मेंबर्स आउटर सर्कल। तो मान लीजिए अब ये मिनिमम कितना है? 10, नो लेस देन 10। तो 10 लोग कानून बनाने के लिए बैठे। अब 10 का 40% हो गया 4। तो अब ये 4 लोग नॉन ऑफिशियल्स होंगे, गैर सरकारी, लेकिन 6 लोग अभी भी सरकार के ही होंगे, सरकारी होंगे। ठीक है ना? 6 लोग अभी भी सरकारी होंगे। और इन 4 लोगों में से कुछ नॉमिनेट होंगे और कुछ इलेक्ट होंगे। मतलब इक्का दुक्का लोग अब पहली बार ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में एकाध 2 इंडियंस आउटर सर्किल के लिए इलेक्ट होने वाले हैं। समझ रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉ मेकिंग में शायद 1 या शायद 2 इंडियंस जाएंगे इलेक्ट होकर। जैसे उस जमाने में एक इंडियन इलेक्ट होकर गए, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। एक अकेला फिरोज शाह मेहता। फिर जब फिरोज शाह मेहता रिटायर हुए, उनकी सीट खाली हुई, तो उन्होंने अपनी जगह इलेक्ट करवाया गोपाल कृष्ण गोखले को। तो एकाध इंडियंस जाते थे, इक्का दुक्का इलेक्शन वाले। और जो इंडियन नॉमिनेट होके जाएंगे, एकाध एकाध तो इलेक्ट होके गए, एकाध इंडियन नॉमिनेट होके जाएगा, जिसको वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा। वो कैसे लोग जा रहे हैं नॉमिनेट होके? वो बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। तो एक, उनका मैं नाम भूल गया, इंडियन मेंबर थे, नॉमिनेट होके गए थे। ठीक है, आउटर सर्कल में नॉमिनेट होके गए थे। तो उनसे पूछा गया कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती। भाई फिरोज शाह मेहता गोखले को तो इंग्लिश आती है, वो समझते हैं कि आउटर सर्कल कैसे काम कर रहा है। आपको कैसे समझ में आता है कि वोट करना है या नहीं करना है? तो उन्होंने बोला इसमें समझना क्या है, वायसरॉय हाथ उठाता है तो हम भी हाथ उठा देते हैं, और वायसरॉय हाथ गिरा देता है तो हम भी हाथ गिरा देते हैं।
तो ऐसे इक्का दुक्का इंडियंस नॉमिनेट होके जाएंगे और एक आध इलेक्ट होके जाएंगे। यहां से इलेक्शन की, आउटर सर्कल में इलेक्शन की शुरुआत हो रही है। हालांकि इलेक्शन वर्ड है नहीं, इलेक्शन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा है जिंदगी में पहली बार यहां पर। ठीक है, तो आगे लिखिएगा। 40% कुल सदस्य संख्या का 40% गैर सरकारी होंगे, जिनमें से कुछ नामित होंगे और कुछ चुने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक आध ही सही चुन के जाएंगे। पॉजिटिव क्या है? कम से कम चुनाव, इलेक्शन प्रोसेस शुरू तो हुआ, एक ही का शुरू हुआ लेकिन हुआ ना, तो ये पॉजिटिव है। निगेटिव ये कि एक ही हुआ, पॉजिटिव के एक हुआ तो ना, ये बड़ा मजेदार है कि एक हुआ तो, एक ही हुआ तो, एक ही हुआ तो नेगेटिव हो गया, और एक हुआ तो कम से कम, तो वही पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है वही नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा सीमित स्तर पे ही सही। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, चुनाव का सिद्धांत स्वीकृत तो हुआ, परंतु इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं किया गया था। परंतु इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16, उनमें भी 40% नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल में पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड। तो नॉमिनेट में एक आध इंडियंस चले जाएंगे और एक आध इंडियंस इलेक्ट होके चले जाएंगे। तो निगेटिव यह है कि सिर्फ एक आध ही, और पॉजिटिव यह है कि चलो एक आध जा तो रहे हैं। और नेगेटिव क्या है? इलेक्शन वोट नहीं है। पॉजिटिव क्या है? चलो शुरुआत तो हुई, चुने जाने की शुरुआत तो ही कम से कम। ठीक है, आगे आते हैं। सदस्यों को यह शक्ति मिली कि वे बजट पर अपने विचार रख सकते थे। परंतु उन्हें प्रस्ताव लाने की शक्ति नहीं थी, और ना ही और ना ही
किसी वित्तीय मामले पर वो सभा को विभाजित करा सकते थे, मतलब वोटिंग का डिमांड नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी वित्तीय मामले पर वो इस सभा को विभाजित करा सकते थे। आगे लिखिए एक पॉइंट और, सदस्यों को यह भी शक्ति मिली कि कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए सार्वजनिक हितों से संबंधित मसलों पर सार्वजनिक हितों से संबंधित मसलों पर सरकार से सवाल पूछ सकते थे। सरकार से सवाल पूछ सकते थे। ठीक है, मतलब जैसे देखिए, कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहना और औकात में रह के सवाल पूछना। ये अंग्रेज लोग राइट दे रहे हैं कि सदस्य लोग औकात में रह के सवाल पूछेंगे, औकात से बाहर जाके सवाल मत पूछना। और वो भी किस पे? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए प्लेग प्लेग फैल गया, तो अब सदस्य सवाल पूछ सकता था कि प्लेग की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है माई बाप। औकात में रह के सवाल पूछना है ना। तो ये इस तरह से सवाल पूछे जा रहे, तो चलिए कम से कम कुछ तो है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ हो रहा है इस मैटर पे। अब इस पे आते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, प्रथम बार चुनाव का प्रावधान, प्रथम बार चुनाव का प्रावधान अस्तित्व में आया। दूसरा, भारतीयों को यह अधिकार मिला कि भारतीयों को यह अधिकार मिला कि वे अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। चलिए एक ही सही, लेकिन चुन तो सकते थे ना, शुरुआत तो हुई। तीसरा, सदस्यों को यह अधिकार मिला कि वे बजट पर अपने विचार रख सकते थे। वे बजट पर अपने विचार रख सकते थे। ठीक है, जैसे फिरोज शाह मेहता गए इलेक्ट होके, तो उन्होंने गोपाल कृष्णा गोखले को फिर अपनी जगह इलेक्ट करवाया। तो गोपाल कृष्णा गोखले उस जमाने में जाने गए अपने बजट स्पीचेस के लिए, और आउटर सर्कल में जब वित्त मंत्री, पोर्टफोलियो वाला वित्त मंत्री
जब वो बजट प्रस्तुत करता तो सरप्लस बजट दिखाता कि देखिए हमने इस बार इतने करोड़ रुपया बचा लिया। तो गोखले जब बोलने की बारी आती गोखले की, तो गोखले उसका बकिया उधेड़ देते कि क्या घटिया फाइनेंस मिनिस्टर है, आप पैसा बचा रहे हो और लोग भूखों मर रहे हैं बाहर में। ऐसा भी कोई पैसा बचाया जाता है? आप वेलफेयर एक्टिविटीज पे फूटी कौड़ी नहीं खर्च कर रहे हो और आप सरप्लस बजट दिखा रहे हो। तो तिल मिला के रह जाता वित्त मंत्री, पोर्टफोलियो वाला, इनर सर्कल वाला पोर्टफोलियो। तो उस जमाने में ना गोपाल कृष्णा गोखले को जो सबसे ज्यादा नेम और फेम मिला वो बजट स्पीचेस पे मिला और फाइनेंस मिनिस्टर की बकिया उधेड़ने पे मिला। और फाइनेंस मिनिस्टर को जो पता चलता था ना कि आज गोखले बोलने वाले हैं, वो तो पहले से लिखित में देना होगा ना कि आज गोखले बोलेंगे, तो अलग से तैयारी करके आता था कि आज गोखले बोलने वाले हैं। तो एक ही आदमी सही कम से कम सरकार को हिला तो दे रहा था। गोखले जैसा आदमी, इतना बड़े नेता थे उस जमाने के गोपाल कृष्णा गोखले। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे। नेगेटिव्स में क्या है? नेगेटिव्स, इलेक्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। दूसरा, बहुत ही कम लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ। बहुत ही कम लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, सिर्फ उन लोगों को वोट देने का राइट मिला है जो पढ़े लिखे टैक्स पेयर्स हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, या जो चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं। बहुत कम लोग वोट कर रहे हैं। जैसे फिर गोपाल कृष्णा गोखले को चुनने के लिए जो लोग वोट देंगे ना, वो सारे लोग वोट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पढ़े लिखे और प्रॉपर्टी क्लास के लोग वोट दे रहे हैं, या कॉलेज के प्रोफेसर या बिजनेसमैन लोग। सारे लोगों को राइट टू वोट नहीं है। तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी है, बहुत लिमिटेड इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज है। तीसरा लिखिएगा, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो एक बार पूछ लिया लिखित में, दोबारा पूछने को नहीं मिलेगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने को नहीं मिलेगा। आप क्रॉस एग्जामिनेशन फाइनेंस मिनिस्टर का या किसी भी मिनिस्टर का नहीं कर सकते थे सदस्य लोग। तो ये पूरी तरह से देखिए किससे जुड़ा हुआ एक्ट था? लेजिस्लेचर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक्ट था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो 3 एक्ट हमने पढ़ लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। कल हम पढ़ेंगे 1909, 1919 एंड 1935। जब 1935 का एक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर 1940 से 47 के बीच का ट्रांसफर ऑफ पावर पढ़ेंगे। लिनलिथगो ऑफर, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इंटरिम गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक, जहां से आगे आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वहां तक हमें पहुंचना होगा। तो फिर दोनों मर्ज कर जाएगा, ये वाला पार्ट और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। चलिए आज इतना रहने देते, कल यहां से आगे